विद्यार्थी मित्रों, अब हम देखने जा रहे हैं परिमाणात्मक साधन का पहला पॉइंट, बैंक दर। इसकी परिभाषा एकदम सरल है, आप लोग को तुरंत याद हो जाएगी। जब व्यापारी बैंक मुद्रा की कमी महसूस करती है, ध्यान रखना, जब व्यापारी बैंक जो हुए, जितनी भी व्यापारी बैंक हैं, वह किसकी कमी महसूस करती हैं? मुद्रा की। जब व्यापारी बैंक मुद्रा की कमी महसूस करती हैं तो वे आरबीआई के पास से मुद्रा उधार लेती हैं और आरबीआई व्यापारी बैंकों को दीर्घकालीन ऋण जिस ब्याज की दर पर देती है उसे बैंक दर कहते हैं। आपको खाली 3 लाइन याद करनी है। पहला देखिए, जब व्यापारी बैंक मुद्रा की कमी महसूस करती हैं, एक हो गया, तो वे आरबीआई से मुद्रा उधार लेती हैं, 2 हो गया। आरबीआई व्यापारी बैंकों को दीर्घकालीन ऋण जिस ब्याज की दर पर देती है उसे क्या कहते हैं? बैंक दर। ये परिभाषा है, एकदम सरल है। आपको खाली व्यापारी बैंक और आरबीआई का लेन देन ही याद रखना है और कुछ नहीं। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, जब आरबीआई बैंक दर बढ़ाती है, क्या होगा? उसका ब्याज जब बढ़ेगा तो व्यापारी बैंकों को ऋण लेना महंगा पड़ेगा। सीधी सी बात है, स्वाभाविक है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर के बाजार के अर्थतंत्र में भी देखें तो जो असंगठित क्षेत्र वाले हैं, असंगठित पीढ़ियां हैं, वह लोग भी जब अपने ब्याज की दर को बढ़ाते हैं तो जो पब्लिक है, जो प्रजा है, सामान्य प्रजा है, लोग हैं, ग्राहक हैं, उनको जो ब्याज है वह महंगा पड़ता है। तो इस तरह से जो आरबीआई है, जब वो व्यापारी बैंक को ऋण देती है, लोन देती है और वह ब्याज दर बढ़ा दे तो आरबीआई के द्वारा दी गई लोन पर व्यापारी बैंकों को लोन क्या होगा? महंगा पड़ेगा। अब जब व्यापारी बैंकों को लोन महंगा पड़ रहा है तब वह प्रजा को लोन देते हैं, तो सीधी सी बात है कि प्रजा को भी लोन क्या होगा? महंगा मिलने वाला है। क्योंकि अगर आप कोई वस्तु महंगी खरीद कर लाए हो और आप विक्रेता हो तो आप सस्ती तो बेचोगे नहीं, उसको भी आप अपनी लागत कीमत को निकालने के लिए ऊंची कीमत लगाकर ग्राहक तक बेचना पड़ेगा। तो इस तरह से और ब्याज की दर बढ़ने से प्रजा की लोन कम लेती है, क्योंकि ब्याज ज्यादा भरना पड़ेगा, इसलिए प्रजा क्या करती है? लोन लेने की जो प्रक्रिया है वो कम कर देती है। और जैसे ही आरबीआई अपना बैंक दर घटा देती है, जो ब्याज दर है वो घटा देती है, तो ज्यादा से ज्यादा व्यापारी बैंक लोन लेती है और ग्राहकों को सस्ते दामों पर, सस्ते ब्याज की दरों पर लोन देती है। ग्राहक जो प्रजा है, जो सामान्य लोग हैं, वे लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेते हैं और अपने अर्थतंत्र में विकास करते हैं, जिससे देश का भी विकास देखने को मिलता है। जब अर्थतंत्र में मुद्रास्फीति हो, मतलब भाव वृद्धि हो, तब आरबीआई बैंक दर बढ़ाकर मुद्रा की पूर्ति क्या करती है? घटा देती है, और जिससे मुद्रा स्फीति कम होती है। और यदि मंदी हो तो इसका उल्टा देखने को मिलता है। जब मुद्रा की मांग की तुलना में मुद्रा की पूर्ति अधिक हो, ध्यान देना, मुद्रा की मांग की तुलना में मुद्रा की पूर्ति अधिक हो, मतलब मांग कम पूर्ति ज्यादा, तब मुद्रास्फीति सर्जित होती है। देखिए, मांग कम और क्या है? पूर्ति ज्यादा हो तब मुद्रास्फीति सर्जित होती है। और इसका उल्टा हो जाए तो क्या देखने को मिलता है? मंदी देखने को। विद्यार्थी मित्रों, बैंक दर खूब नीची रखने की, मतलब ब्याज दर खूब नीची रखने की नीति को सस्ती बैंक, सस्ती मौद्रिक नीति कहते हैं। जब आरबीआई अपनी ब्याज दर नीची रखता है, खूब नीची रखता है, तो उसकी एक परिभाषा बनती है सस्ती मौद्रिक नीति। लेकिन अगर उसका उल्टा हो, बैंक दर खूब ऊंचा रखने की नीति को महंगी मौद्रिक नीति कहा जाता है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, भारत में बैंक दर के रुझान, हम थोड़ा प्रवाह देखेंगे कि वर्ष 1953 में बैंक दर 3.5% था, जो 1981 में बढ़कर 10 हुआ और 1991 में बढ़कर 12%, 2016 में बढ़कर 7% देखने को मिला। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, जो पिछले कई वर्षों में से आरबीआई मुद्रा की आपूर्ति बैंक दर द्वारा नियंत्रित करने के बदले रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट द्वारा करती है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट द्वारा करती है।
ठीक है। तो बैंक दर दीर्घकालीन रेट है। जो बैंक है वो आपको 1 महीने के लिए लोन नहीं देती है, 1 दिन के लिए लोन नहीं देती है। अगर आप कोई भी लोन लेते हो तो कम से कम 5 वर्ष 3 वर्ष ऐसे लंबे समय के लिए आपको लोन बैंक देती है। लेकिन जब बैंक ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के हस्तक रहकर काम किया तो अल्पकालीन लोन जो है वह लोगों को मिलने लगा। इस तरह से रेपो रेट एवं रिवर्स रेपो रेट अल्प समय में बदल सकते हैं, जिसकी अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थी मित्रों हम देखेंगे रेपो रेट क्या है। देखिए, तो जो ऊपर हमने बैंक दर की परिभाषा पढ़ा, हमने क्या पढ़ा कि जब व्यापारी बैंकों को मुद्रा की कमी महसूस होती है तो आरबीआई के पास से मुद्रा उधार लेती है, और आरबीआई क्या करती है, व्यापारी बैंकों को दीर्घकालीन समय के लिए जिस दर से ऋण देती है, जिस ब्याज की दर से ऋण देती है, उसे बैंक दर कहते हैं। सेम इसमें वही है, खाली वहां पे क्या था, दीर्घकालीन था, यहाँ पे क्या होगा, आपको अल्पकालीन देखने को मिलेगा। देखिए, जब व्यापारी बैंकों को अति अल्पकालीन मतलब 1 दिन हो, 7 दिन हो, 15 दिन हो की मुद्रा की आवश्यकता होती है, तब वह आरबीआई के पास से मुद्रा लेती है। जिस दर से आरबीआई व्यापारी बैंकों को मुद्रा प्रदान करती है उसे रेपो रेट कहते हैं। आपने देखा, बैंक दर की परिभाषा और रेपो रेट की परिभाषा में सिर्फ दीर्घकालीन और अल्पकालीन का ही अंतर देखने को मिलता है। अंतर क्या है कि बैंक दर में दीर्घकालीन समय के लिए आरबीआई व्यापारी बैंकों को ऋण देती है, और रेपो रेट में अल्पकालीन मतलब 1 दिन, 7 दिन, 15 दिन के लिए व्यापारी बैंकों को ऋण प्रदान करती है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, मुद्रास्फीति के समय आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देती है। क्या करती है, बढ़ा देता है, और जिससे व्यापारिक बैंक कम ऋण ले, क्या करेगा, मुद्रास्फीति के समय रेपो रेट क्या करेगा, बढ़ा देगा। अब इसमें क्या होगा, व्यापारी बैंक अधिक ब्याज क्यों दे, वो क्या करता है, कम ऋण लेता है और प्रजा को ऊंची ब्याज दर पर ऋण प्रदान करता है। अभी अभी मैंने आपको बताया, अगर आप कोई महंगी वस्तु लेकर आए हो और आप विक्रेता हो तो आप उसे सस्ता नहीं बेचोगे, आप भी उसे क्या करोगे, महंगे अधिक कीमत पर ही बेचना पसंद करोगे। उसी तरह जो व्यापारिक बैंकें हैं, जब आरबीआई के पास से ऊंचे ब्याज की दर पर ऋण प्रदान करती हैं, लेती हैं, तब वह क्या करती है, ऊंचे ही दर पे ग्राहकों को, जो उपभोक्ता है, जो सामान्य प्रजा है, उनको ऋण प्रदान करती है। इस प्रकार प्रजा भी कम ऋण ले और मुद्रा की पूर्ति तथा मुद्रास्फीति घटे। मंदी के समय आरबीआई रेपो रेट नीचा कर देता है। क्या कर देता है, नीचा। मित्रों, हम रिवर्स रेपो रेट की बात करने जा रहे हैं। जब आरबीआई को, देखिए, रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, अभी तक आरबीआई ने सभी व्यापारी बैंकों को पैसे दिए, लोन दिया, ऋण दिया, ठीक है। अब क्या होगा, आरबीआई संकट में है, उसको पैसे की जरूरत है, तब क्या होगा कि जब आरबीआई को अल्पकाल के लिए ऋण चाहिए, तब वह व्यापारी बैंकों के पास से ऋण लेता है वापस, जिसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अगर आप सीधा सीधा आगे चल रहे हो तो रेपो रेट, अगर आप पीछे चल रहे हो तो रिवर्स रेपो रेट। अगर गाड़ी का उदाहरण ले तो जो सीधा चल रहा है रेपो रेट, बैक में आया रिवर्स रेपो रेट। आपके पिताजी वेतन पाते हैं, अपने बच्चों को पैसे देते हैं, ठीक है, तो वो रेपो रेट हुआ। लेकिन अगर कभी आपके पिताजी को ऐसी जरूरत पड़ी कि उनको पैसे की जरूरत है और उन्हें बच्चों से मांगनी पड़ी, अपनी फैमिली वालों से मांगना पड़ा, तो क्या होगा, रिवर्स, क्योंकि जो उन्होंने बांटा था उसे उन्होंने वापस लिया। अब ऐसी परिस्थिति में जो व्यापारी बैंकें हैं वह आरबीआई को फ्री में पैसा नहीं चुकाएंगी, नहीं देने वाली, ठीक है, क्योंकि आरबीआई ने जब बैंकों को, व्यापारी बैंकों को ऋण दिया था तब उनसे ब्याज लिया था। तो आज परिस्थिति अच्छा है, उनके पास मौका है, मारा उन्होंने हथौड़ा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनको भी ब्याज चाहिए और वह भी ब्याज लेकर आरबीआई को पैसा उधार देंगे। तो हम यहाँ पे कुछ आंकड़े देखने जा रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के जो आंकड़े हैं वह हम यहाँ पे देखेंगे। वर्ष यहाँ पे है, जैसे जनवरी 2006 की अगर हम बात करें तो रेपो रेट 6.50% था और रिवर्स रेपो रेट कितना था, 5.50%। इस तरह से मार्च 2010 की अगर हम बात करें तो
रेपो रेट जो था वो 5% था। रिवर्स रेपो रेट घटकर काफी हद तक घटकर 3.5% मतलब 50% देखने को मिला। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों अगस्त 2016 की अगर हम बात करें तो रेपो रेट जो था वो बढ़कर 6.5% और रिवर्स रेपो रेट भी बढ़कर 6% देखने को मिलता है। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर मैं आपको रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट पर एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब हमें पैसे की जरूरत हो और अपना बैंक अकाउंट खाली हो तो, पहले मैं रेपो रेट का उदाहरण आपको दे रहा हूं कि जब हमें पैसे की जरूरत हो मान लो और अपना बैंक अकाउंट क्या हो खाली हो, तब हम बैंक से कर्ज लेते हैं, क्या करते हैं उधार लेते हैं और इसके बदले में हम बैंक को क्या चुकाते हैं ब्याज। मतलब जो व्यापारी बैंक हैं वो आरबीआई के पास से उधार लेते हैं और बदले में क्या करते हैं ब्याज चुकाते हैं। इसी तरह बैंक को भी अपनी जरूरत या रोजमर्रा के कामकाज के लिए रकम की जरूरत पड़ती है और इसके लिए बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेती है। अब क्या हुआ कि अगर मुझे जरूरत है तो मैंने बैंक से लोन लिया, अब बैंक को जरूरत है तो आरबीआई से लोन लेगी। स्टेप बाय स्टेप आगे गए, ठीक है। तो बैंक इस लोन पर रिजर्व बैंक को जिस दर से ब्याज चुकाते हैं उसे रेपो रेट कहते हैं। अब जो बैंक है, अब हमने तो बैंक से उधार लिया था, हमको तो ब्याज चुकाना ही चुकाना है, लेकिन जो बैंक है वो जब आरबीआई से लोन लेती है जिस दर से लेती है उसे रेपो रेट कहते हैं। अब हम रिवर्स रेपो रेट की एक उदाहरण देखेंगे। देश में कामकाज कर रहे बैंकों के पास जब दिन भर के कामकाज के बाद रकम बच जाती है, पूरा दिन अर्थतंत्र चला, देश का जो भी कामकाज चला, पूरे दिन के कामकाज के बाद क्या हुआ कि जो भी पैसा बचा उसे क्या करते हैं वह रिजर्व बैंक को वापस कर देते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक में रख देते हैं और इस रकम पर आरबीआई उन्हें क्या देता है ब्याज देता है और भारतीय रिजर्व बैंक इस रकम पर जिस दर से बैंकों को ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है, ठीक है। तो पूरे दिनचर्या में बैंकों के पास जो पैसा बचता है वह आरबीआई को वापस कर देते हैं। आरबीआई व्यापारी बैंकों को ब्याज देती है और जिस दर पे देती है वह क्या होता है रिवर्स रेपो रेट होता है। अब हम देखने जा रहे हैं विद्यार्थी मित्रों तीसरा पॉइंट, संकट के समय में स्थिरता लाने की व्यवस्था। यह एक विशिष्ट व्यवस्था है कि जहां पर सतत संकटकालीन संयोगों में और मुद्रा के संकट मतलब कमी, जब मुद्रा की कमी हो जाए तो उसे संकट महसूस करना कहते हैं, के समय व्यापारिक बैंकें आरबीआई के पास से सरकारी जामीनगिरी मतलब सिक्योरिटी को गिरवी रखकर निर्धारित दर से ऋण लेती हैं। बहुत अच्छी बात यहां पे कही गई है। एक सीधा सा मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि जब सरकार को पैसे की जरूरत है तब सरकार अपनी प्रतिभूति कोई भी संपत्ति रिजर्व बैंक के पास गिरवी रखती है। रिजर्व बैंक क्या करता है सरकार को पैसे देता है। अब पैसे किसके पास आए सरकार के पास, किसके पास से आए रिजर्व बैंक के पास से सरकार के पास आए। सरकार की जो वस्तु है प्रतिभूति जो भी जामीनगिरी के तौर पे वह रख रहा है वह किसके पास पहुंचा रिजर्व बैंक के पास। तो जब सरकार के पास पैसा आया तो सरकार उस पैसों को क्या करती है अर्थतंत्र में खर्च करती है, जिससे देश में विकास और तेजी का दौर शुरू होता है। नई नई चीजें शुरू होती है, नए नए कारखाने कंपनी हॉस्पिटल कॉलेज स्कूल नदी नहर झरना रोड इत्यादि का निर्माण शुरू होता है। जब ये सारे चीज बनाए जाते हैं तब लोगों को रोजगार मिलता है और जब लोगों को रोजगार मिलता है तो लोग आय प्राप्त करते हैं और उस प्राप्त आय को वह बाजार में खर्च करते हैं, तो जिससे देश का और राज्य का क्या होता है विकास होता है। लेकिन जब आरबीआई को पैसे की जरूरत हो तब ऐसे समय में वो क्या करती है कि उस प्रतिभूति को सरकार को वापस करके और सरकार से पैसे लेती है। तो अब जब सरकार पैसा आरबीआई को चुका रही है तो ऐसी परिस्थिति में अर्थतंत्र में मंदी का दौर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो अर्थतंत्र में पैसे खर्च हो रहे थे वो धीरे धीरे क्या हो गए खत्म हो गए। किसके पास पहुंच गए आरबीआई के पास।
यह दर अगर हम देखें तो रेपो रेट की तुलना में काफी अधिक देखने को मिलता है। 2016 में 7% देखने को मिला था। कितना प्रतिशत? 7। देखिए, जबकि रेपो रेट 2016 में कितना था? 6.50%। रिवर्स रेपो रेट 6%। जबकि ये रेपो रेट की तुलना में संकट के समय में जो भी आरबीआई ने सरकार को पैसे दिए, कितना परसेंट था? 7%। और जिसे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी कहते हैं विद्यार्थी मित्रों, ठीक है। इस तरह से इसे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी कहते हैं कि आपको वस्तु रखकर सामने वाली पार्टी आपको पैसे। विद्यार्थी मित्रों, हम चौथे पॉइंट की चर्चा करने जा रहे हैं, नगद रचित कोष के अनुपात में परिवर्तन। नगद रचित कोष मतलब CRR, केस रिजर्व रेटियो, ठीक है। तो आरबीआई की 1934 की धारा के अनुसार प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपनी जमा राशि का कुछ प्रतिशत रकम आरबीआई के पास नगद रचित कोष के रूप में रखना पड़ता है। जैसे आप किसी बैंक के अंदर खाता खुलवाते हैं और पैसा जमा करते हैं, तो आप 100 रुपए अगर जमा करते हैं तो उसका 30 रुपया जो है वह आरबीआई के खाते में जाके जमा होता है। जिस बैंक के खाते में आपने रुपए जमा किया है उसके पास 70 रुपए बचते हैं और वह बैंक उस 70 रुपए से अर्थतंत्र में अपने लाभ के उद्देश्य से कार्य करती है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, शुरुआत के वर्षों में यह प्रमाण क्या था? कम देखने को मिलता था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ा। देखिए, चालू खाते की जमा राशि पर 5%, दीर्घकालीन जमा राशि का 2% निश्चित किया गया कि अगर चालू खाता है तो 5% जमा करना। अगर लंबे समय के लिए कोई ऐसा पैसा जमा करता है तो 2%, ताकि उसको ज्यादा नुकसान देखना ना पड़े। 1962 के बाद कुल जमा राशि का 3 से 15% के बीच CRR रखना निश्चित किया गया। 62 के बाद कि कम से कम 3 से 15% जो है वह केस रिजर्व रेशियो मतलब नगद रचित कोष के अनुपात में रखना होगा, तब जाके आगे रकम आपकी मिलेगी। अब जो CRR बढ़े तो बैंकों के पास साख सर्जन करने के लिए कम मुद्रा रहती है। क्यों? क्योंकि ये बढ़ेगा ना, 3 से 15% था तो बढ़ गया, मान लो 20-25 हो गया, तो पैसे उसमें से कम होंगे और वह प्रजा को कम ऋण देती है, लोन भी जो है वह कम मिल पाएगी। इस प्रकार मुद्रा की पूर्ति और मुद्रास्फीति नीची रहती है। क्या होगा? मुद्रा बाजार में रहेगा नहीं और जो मुद्रास्फीति है, भाव वृद्धि, उससे लोग खरीदी कर नहीं पाएंगे, इसलिए क्या होगा? भाव वृद्धि बनेगी नहीं। मंदी के समय में CRR कम कर दिया जाता है। अब मंदी का समय आ गया, लोगों के पास पैसे नहीं है, पैसे की जरूरत है, तो जो 100 रुपए में से बढ़ाकर 20-25 रुपए सरकार के पास, रिजर्व बैंक के पास जमा होता था, अब उसे 10 से 15 रुपए कम कर दिया गया। तो क्या होगा ऐसी परिस्थिति में? मंदी के समय लोगों के पास पैसे आएंगे, लोग पैसे को उठाएंगे, अर्थतंत्र में उसे खर्च करेंगे। इसलिए तो विद्यार्थी मित्रों, ये जो नगद रचित कोष का अनुपात है CRR, इसमें कुल मिला जुला के यही बात कही गई है कि अगर आपका पैसा बैंक के अंदर 1 लाख रुपए जमा है तो उसमें से कम 20% काट के 80,000 रुपए ही आपको उस समय लोन पर मिलेगा, ठीक है। और अगर इसका CRR बढ़ जाए, 20 से 40% हो जाए, तो 40,000 रुपए काट कर आपको सिर्फ कितना मिलेगा? 60,000 रुपए। जब मंदी का समय आता है तो घटा दिया जाता है, तो आपको लोन ज्यादा मिलती है, और तेजी का समय होता है तो CRR बढ़ा दिया जाता है तो आपको लोन कम मिलती है। तो अब हम विद्यार्थी मित्रों 5वां पॉइंट देखने जा रहे हैं, वैधानिक तरलता का प्रमाण। ये जो तरलता है क्या है? आपने प्राइमरी में 10वीं में विज्ञान के अंदर बर्फ को देखा होगा। जो बर्फ है उसे देखा है, वह 3 अवस्था में होता है, एक ठोस अवस्था में, एक द्रव्य अवस्था में और तीसरा भाप अवस्था में। तो हमें ठोस और जो भाप है उसमें नहीं जाना है। जो पानी की तरह तरल है, पानी गिरा दो तो पानी क्या होता है? लुढ़क कर आगे चला जाता है, फैल कर आगे चला जाता है।
तो पैसे का भी कुछ ऐसे ही लेन देन है विद्यार्थी मित्रों। अगर पैसे को आपने एक जगह स्थायी रूप से रखा है तो उसमें वृद्धि नहीं होने वाली, उसमें बढ़ोतरी नहीं होने वाली। उसे आप अर्थतंत्र में खर्च करो, उससे खरीदी करो, उस खरीदी हुई वस्तु को बेचो। आज आपने कोई भी एक प्लॉट खरीदा, 2-4 साल के बाद उसे बेचोगे तो खरीदी हुई रकम से ज्यादा ही आपको मिलेगा। अगर प्लॉट खरीदते समय जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया था उसे आप बैंक में या सूटकेस के अंदर, तिजोरी के अंदर रखते तो आज जो प्लॉट बेचने के बाद आपको लाभ मिल रहा है, क्या मिलता? नहीं मिलता। तो ये सारी बातें यहां पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अनुसार प्रत्येक व्यापारिक बैंक को CRR के अतिरिक्त अपनी कुल जमा राशि का 25% जितना मूल्य का नगद सोना, सरकारी सिक्योरिटी इत्यादि के रूप में स्वीकार में रखना आवश्यक है, जिसे वैधानिक तरलता का प्रमाण कहते हैं। अब इसमें बात यह है, आपके पास अगर जेवर हैं सोने चांदी के और आपको बहुत कम समय में पैसे की जरूरत है तो आप उस जेवर को लेकर सुनार की दुकान पर जाएं। और जब आप सुनार की दुकान पर जाते हैं तो अगर मान लो कि 1 लाख रुपए का जेवर आपके पास है और आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो विद्यार्थी मित्रों हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास 1 लाख रुपए के जेवर हैं और हमें इस पे 1 लाख रुपए मिलेगा। नहीं, ये जो वैधानिक तरलता का प्रमाण है SLR, तो ये क्या कहता है कि कम से कम 25%, 20% काट कर आपको 25% काटा तो 75,000 रुपए, 20% काटा तो 80,000 रुपए ही आपको मिलेगा। क्योंकि सिक्योरिटी के लिए कल को आपने उस दागीने को नहीं छुड़ाया, ब्याज नहीं भरा, तो सामने वाले को जो सुनार है उसको तो क्या होगा? नुकसान होगा ना। इसलिए वो क्या करता है, अपने बचाव के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए पहले से ही उसका मार्जिन काट के रख देता है। तो जो वैधानिक तरलता का प्रमाण है अगर वो ऊंचा हो तो बैंकों की जमा राशि का अधिकांश प्रमाण क्या होगा? सरकारी प्रतिभूति में निवेश होता है। किसमें होगा? सरकारी प्रतिभूति में, और जो राज्य के खर्च को पूरा करने में उपयोग होता है। अब जो भी, अगर मान लो बैंक के पास आपने FD करवाया है 1 लाख रुपए का, अब FD पर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि 1 लाख रुपए आपका FD में जमा है फिक्स डिपॉजिट में, तो बैंक जो है वो आपको 1 लाख रुपए नहीं देने वाली। वो वैधानिक तरलता के हिसाब से उसका अगर 25% काटती है तो आपको सिर्फ लोन 75,000 रुपए का मिलेगा। तो विद्यार्थी मित्रों, अब जो आपकी 25,000 रुपए की रकम बैंक के पास जमा है वो तो जमा है, लेकिन बैंक इस पैसे को अपने राज्य में, अपने देश में अर्थतंत्र के विकास के लिए क्या करती है? खर्च करती है। तो जितना प्रमाण नगद और सोना में रहता है उतना ही वैधानिक तरलता ऊंचा हो तो प्रजा को उतने प्रमाण में कम ऋण प्राप्त होता है। अगर ये 25% से ज्यादा हो जाए, 40% हो जाए, तो आपको 1 लाख में से 40,000 काट के 60,000 लोन मिलेगा। अगर ये प्रमाण घटकर 15% हो जाए तो 1 लाख की रकम में से 15,000 रुपए काट के आपको 85,000 रुपए की लोन मिलेगी। इस तरह से वैधानिक तरलता का प्रमाण जब ऊंचा नीचा होता है तो ग्राहकों को लोन भी कम ज्यादा देखने को मिलती है। अब छठा पॉइंट है विद्यार्थी मित्रों, खुले बाजार की क्रियाएं, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, तो जब RBI सरकार के पास से प्रतिभूति का क्रय करती है, ध्यान से देखिएगा, जब RBI सरकार के पास से, हम इसकी चर्चा कर चुके कि प्रतिभूति का क्या करती है? क्रय करती है। मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जब सरकार को पैसे की जरूरत होती है तो सरकार अपनी प्रतिभूति RBI पर गिरवी रखती है। RBI क्या करती है? सरकार को पैसा देती है। RBI का पैसा सरकार के पास आता है, सरकार उस पैसे को अर्थतंत्र में खर्च करती है, जिससे देश का विकास होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों की आय बढ़ती है, आय बढ़ने के साथ लोगों की मांग बढ़ती है, मांग बढ़ने के साथ उत्पादन बढ़ता है। ठीक है, तो इस तरह से तब अर्थतंत्र में मुद्रा की पूर्ति क्या होगी? बढ़ेगी। क्यों? सरकार उस पैसे को खर्च कर रही है। और जब खुले बाजार में बेचती है तब मुद्रा की पूर्ति क्या होती? घटती है। अब खुले बाजार में बेचती क्यों है?
क्योंकि जब आरबीआई को पैसे की जरूरत है तब वह सरकार की प्रतिभूति बेचने के लिए रख देती है। अब सरकार अगर अपनी प्रतिभूति खरीदना चाहती है तो सरकार को पैसा इकट्ठा करके रिजर्व बैंक को देना होगा। अर्थतंत्र के पैसे उठाकर रिजर्व बैंक के पास गया, रिजर्व बैंक से प्रतिभूति सरकार के पास आई, पैसा रिजर्व बैंक को मिला और पैसा खर्च कहां से हुआ? सरकार के पास से। तो इस समय क्या होता है? मंदी का दौर देखने को मिलता है। इस प्रकार का कार्य मुद्रास्फीति या मंदी को नियंत्रण में लाने के लिए किया जाता है। अगर मान लो मंदी का दौर है तो सरकार अपनी प्रतिभूति को क्या करती है? रिजर्व बैंक के पास रख देती है और मंदी को कंट्रोल करने का कार्य करती है। और अगर तेजी का दौर है तो उस समय सरकार के पास पैसे ज्यादा होते हैं, सरकार अपने पैसे को, अपनी प्रतिभूति को क्या करती है? छुड़ा लेती है और पैसे जो है उस रिजर्व बैंक को देती है, अपनी प्रतिभूति वह अपने पास लाती है। 7वां पॉइंट है विद्यार्थी मित्रों, आरबीआई के हिसाब में मुद्रा की वृद्धि कमी के प्रमाण को अस्थिरता से मुक्त करने हेतु नीति। अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि उपरोक्त लाइन को, जो उपरोक्त ये लाइन है, इसे स्टेबलाइजेशन कहते हैं, के नाम से भी जाना जाता है, एकदम मतलब छोटा, और जिसे बंध्याकरण के नाम से हिंदी में जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जब देश में अधिक प्रमाण में विदेशी मुद्रा आए, अब विदेशी मुद्रा देश में कब आएगी? जैसे भारत है, हम भारत का अगर उदाहरण लें तो मान लो कि भारत में भूकंप आया। अब भूकंप आने पर क्या होगा? जो विदेश सरकार है, जो दूसरे देश वाले हैं, अमेरिका है, जापान है, चीन है, रसिया है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, जो भी है, ये लोग क्या करते हैं? भारत को मदद करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है? विदेशी मुद्रा भारत में आती है। तो अब ये मुद्रा कहां जमा होगी? आरबीआई के खाते में। अन्य किसी बैंक के आपके खाते में जमा हो जाए तो आप निकालोगे? नहीं। इसके लिए क्या होता है? ये पैसा कहां जमा होगा? आरबीआई के खाते में। अब ये आएगा भी तो किस में? आपको अच्छी तरह से पता है कि किसी भी देश के साथ अगर हमें लेन देन करना है तो उसमें एक चलन मुद्रा निर्धारित किया गया है, क्या? डॉलर। ठीक है, क्योंकि मुद्रा आएगा किस में? डॉलर में। अब दूसरे बैंक में आपके खाते में डॉलर जमा कर दिया जाए तो होगा ही नहीं, इसलिए आरबीआई में डॉलर जमा होगा और रुपए में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ? अधिक प्रमाण में विदेशी मुद्रा आए या देश के बाहर जाए। अब बाहर जाए कैसे? कि जब हमें किसी को मदद करनी हो, वहां पर कोई आपातकालीन घटना घटी हो, वहां पर कोई संकट की परिस्थिति आई हो, तब आरबीआई अपने खाते में से जमा रकम को निकालकर भंडार के खाते में से क्या करती है? उस देश की मदद करती है। इसलिए आरबीआई के खाते में वृद्धि कमी देखने को, उसका हिसाब किताब असंतुलित देखने को मिलता है। मतलब जो वृद्धि कमी है, असंतुलित हिसाब किताब इस तरह से होता है, कभी उसके बाद पैसे ज्यादा आ गए और कभी कम हो गए। जब पैसे आते हैं तो ज्यादा हो गए और जब जाते हैं तो क्या हो गए? कम। ऐसी परिस्थिति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई मुद्रा की शेष या घाटे के प्रमाण जितनी सरकारी प्रतिभूति को खुले बाजार में क्रय या विक्रय करके अपने हिसाब में संतुलन बनाए रखती है। ध्यान से देखिएगा, फिर से एक बार बोल रहा हूं कि ऐसी परिस्थिति, कौन सी परिस्थिति? वृद्धि कमी वाली, हिसाब किताब असंतुलित हो रहा है, कभी ज्यादा कभी कम, को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई मुद्रा की शेष, घाटे, प्रमाण जितनी सरकारी प्रतिभूति को खुले बाजार में क्रय विक्रय करके अपने हिसाब में संतुलन बनाए रखती है। कैसे? आरबीआई ने सरकार की प्रतिभूति, भारत सरकार की प्रतिभूति खरीदी, आरबीआई के खाते से पैसे खत्म हो गए, पैसा सरकार के पास, भारत सरकार के पास गया। अभी कुछ समय पहले मान लो कि अमेरिका वालों ने भारत की मदद की थी भूकंप आने पर। अब कुछ समय के बाद अमेरिका में भूकंप आया तो भारतीय रिजर्व बैंक का भी फर्ज बनता है कि उसकी मदद करे। अब वो सरकार से तो पैसा मांग नहीं सकती, नए नोट निर्गमन कर नहीं सकती ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि अपने देश में जब नोट की कमी हो, पैसे की कमी हो, तब नए नोट का निर्गमन किया जा सकता है, दूसरे देश की मदद करने के लिए नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि सरकार की जो प्रतिभूति रिजर्व बैंक के पास गिरवी पड़ी थी, रिजर्व बैंक उसे क्या करती है? उसे मार्केट में, ओपन मार्केट में, खुले बाजार में रखती है उसका विक्रय करने के लिए।
अब जो भी उसको खरीदे, चाहे सरकार भले ही खरीदे, तो पैसा रिजर्व बैंक के पास आएगा और उस पैसे को रिजर्व बैंक क्या करती है, अमेरिका को मदद करती है, दूसरे देश को मदद करती है। इस तरह से हिसाब किताब का संतुलन बनाए रखना पड़ता है, जिससे समस्त मुद्रा व्यवस्था में संतुलन बना। अब हम देखने जा रहे हैं गुणात्मक साधन। परिमाणात्मक साधन हमारा एक भाग पूरा हुआ, दूसरा छोटा सा है, इसमें आपको सिर्फ 4 पॉइंट ही देखने हैं। पहले परिमाणात्मक साधन में 7 पॉइंट थे, गुणात्मक साधन में सिर्फ 4 पॉइंट है, छोटा है, 5 मिनट का वीडियो बनेगा, ध्यान से देखिएगा। गुणात्मक साधन अर्थात आवश्यक क्षेत्रों के लिए तर्कपूर्वक उपयोग किए गए साधन। ये साधन सभी क्षेत्रों में एक समान असर पहुंचाने के लिए नहीं होते। क्यों? क्योंकि गुणात्मक का मतलब होता है गुणवत्ता देखना, परिमाणात्मक का मतलब होता है परिणाम देखना। अगर आपके पास कोई कंपनी है तो आप जो वस्तु बनाते हैं उसकी गुणवत्ता कैसी है, वो ये नक्की करता है कि गुणात्मक क्या है, गुणवत्ता, उससे क्या होगा, कैसे होगा। इसीलिए आवश्यक क्षेत्रों के लिए तर्कपूर्वक उपयोग किए गए साधन, ये साधन सभी क्षेत्रों में एक समान असर पहुंचाने के लिए नहीं होते। अब जैसे मैं फावड़े का उदाहरण लो, तो फावड़ा खेती करने के लिए, मिट्टी पलटने के लिए, गर्दन काटने के लिए भी काम में आए। तो अब सभी क्षेत्र में एक जैसा काम नहीं कर सकता ना। वह तो अच्छाई क्या है, मिट्टी को पलट रहा है, खेती करने के काम में आ रहा है। अब उसकी बुराई कहाँ है, गर्दन काट दिया उसने। अब कुल्हाड़ी का उदाहरण अगर लिया जाए तो वह लकड़ी काटने, पेड़ काटने या अन्य कोई चीज काटने या उसे गाड़ने, उसके पासे के द्वारा हम ठोक कर किसी वस्तु को जमीन में गाड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी के हाथ पैर तोड़ दें, गर्दन काट दें, तो उसका क्षेत्र बदल गया। तो ये सारी चीजें होती है। उसी तरीके से कपास का अगर हम उदाहरण लें तो कपास से देखो कपड़े भी बनते हैं, रुई भी बनती है और आपके घर में उसका दिया भी जलाया जाता है। तो अलग अलग क्षेत्र में उसका अलग अलग क्या है, उपयोग देखने को मिलता है। सभी जगह पर एक जैसा उसका समान असर नहीं हो सकता। पहला पॉइंट है विद्यार्थी मित्रों, सामान्य सुरक्षा की आवश्यकता। सुरक्षा की आवश्यकता। सामान्य प्रजा को जब व्यापारिक बैंकें ऋण देती हैं, किसको, सामान्य प्रजा को, कौन ऋण दे रहा है, व्यापारिक बैंकें, तब वह ऋण वापस आए इसकी सावधानी किसको रखनी है, बैंक को। कैसी सावधानी रखनी है कि अगर आप बैंक में लोन लेने के लिए जाते हो, फॉर एग्जाम्पल मकान, हाउस लोन, तो जब आप प्रजा हो, आप ग्राहक हो, बैंक के पास लोन लेने के लिए गए, तो बैंक को सावधानी ये रखनी है कि आपका वह मकान का कागज अपने पास जमा रखेगा। कब तक, जब तक आप लोन की रकम पूरी नहीं कर देते हैं तब तक। अगर बैंक आपको मकान का दस्तावेज दे देती है तो बैंक आपसे लिया हुआ पैसा भूल जाए, क्योंकि आप अब उसको पैसे नहीं चुकाने वाले, आप डेरिंग करोगे। इसलिए वह सावधानी ये रखती है अपनी सुरक्षा के लिए कि आपके मकान का कागज अपने पास रखती है। जब आप व्यापारी बैंक का पूरा पैसा चुका देते हैं तब वह आपका मकान का कागज आपको वापस कर देती है। और इससे बैंक लोन लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति से उनकी कोई संपत्ति जैसे कि जेवर, कार, घर, जमीन इत्यादि की सुरक्षा के रूप में गारंटी लिखा लेती है। आप गाड़ी खरीदते हो तो आपके ऊपर लोन नहीं होती है, गाड़ी के ऊपर लोन होती है। अगर आप हफ्ता नहीं भरते हो, लोन का पैसा नहीं चुकाते हो, तो जो फाइनेंस वाले होते हैं वो अपने बंदे भेजकर गाड़ी मार्केट से उठवा लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि गाड़ी चोरी हो गई। नहीं, आपकी गाड़ी जिस क्षेत्र से जहां से उठने वाली होगी उसके 1 से आधा घंटे के पहले वह नजदीकी पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन कर देंगे, इस नंबर की गाड़ी हम आज उठाने वाले हैं। अगर आप उसकी रिपोर्ट लिखाने के लिए उस नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाते हो तो आपको मना कर देंगे कि आपकी गाड़ी चोरी नहीं हुई है, आपने लोन पर गाड़ी ली थी, आपने हफ्ता नहीं भरा, इसके लिए फाइनेंस वाले। कोई ग्राहक बैंक की शर्तों के अनुसार ऋण की रकम वापस ना चुकाए तो बैंक सुरक्षा के रूप में रखे इन साधनों को जब्त कर लेती। आप मकान लिए, मकान की रकम आप बैंक को नहीं चुका रहे हैं, 1 हफ्ता जो है
चेक बाउंस होगा, 2 बाउंस होगा, तीसरे में क्या करेगा, वो आपके मकान में ताला लगा देगा, सील लगा देगा, और दूसरे किसी अन्य व्यक्ति को जितनी रकम उसको बाकी है उतने में उसे क्या करेगा, बेच देगा। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी मित्रों, मार्जिन की आवश्यकता। सुरक्षा के लिए बताई गई संपत्ति का कुछ निश्चित प्रतिशत अथवा मांगी गई लोन का एक निश्चित प्रतिशत जितनी रकम का ऋण इकाई व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है और इस प्रतिशत को ऋण का मार्जिन कहते हैं। मतलब अब यहाँ पे क्या है कि सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए आप जितनी लोन मांगते हो उतनी आपको मिलती नहीं है, उसको क्या करना पड़ता है, बचा के रखना पड़ता है, ताकि आप जो है भविष्य में पैसे चुका सको, दे सको। अगर नहीं भी देते हो तो उसके द्वारा वह समझौता कर सके। इस तरह से आरबीआई जो है वह अलग अलग वर्गों के लिए, अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग मार्जिन रखने की सिफारिश करती है। जैसे कि अगर यहाँ पर कोई एक किसान है, कौन है, किसान, तो किसान की लोन की जो दर है वो अलग होगा। अगर आपने होम लोन लिया है तो इसका ब्याज का दर अलग होगा। आपने कार लोन लिया है, इसका ब्याज का दर अलग होगा। आपने पर्सनल लोन लिया है तो इसका ब्याज का दर अलग होगा। आपने एजुकेशन का अगर लोन लिया है तो इसका ब्याज का दर क्या होगा, अलग होगा। इसलिए जो आरबीआई है अलग अलग वर्गों के लिए, अलग अलग क्षेत्रों के लिए, किसान की जगह अगर कोई उद्योगपति हो, वह कारखाना फैक्ट्री शुरू करना चाहता हो तो उसका ब्याज का दर अलग ऐसा रखा है ताकि लोग बैंक से लोन लेकर अपने व्यवसाय को शुरू कर सके, आगे बढ़ा सके। विद्यार्थी मित्रों, तीसरा पॉइंट है ऋण की अधिकतम सीमा। किसी भी एक व्यक्ति को या इकाई को ऋण की अधिकतम सीमा आरबीआई निश्चित करता है, जिसे साख मापबंदी कहते हैं। मतलब आपका कोई रिश्तेदार है, आप बैंक में काम करते हो, तो ऐसा नहीं उसको करोड़ों रुपए दे दो लेके भाग जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आरबीआई का निरीक्षण, संचालन, हस्तक्षेप सभी देश की, मतलब भारत के अंदर जो भी जितने राज्य हैं, जितनी बैंकें हैं, सब पर होता है। आरबीआई जो भी नियम बनाती है सभी को उसका पालन करना है। आरबीआई के संचालन में सभी को काम करना है। आरबीआई के देख रेख में सबको काम करना है। इसलिए जो भी व्यक्ति है उसकी अधिकतम सीमा, ऋण की सीमा कौन नक्की करता है, आरबीआई, जिसे मापबंदी के रूप में जाना जाता है। अब साख मापबंदी के 2 स्वरूप हैं, एक परिमाणात्मक होता है, दूसरा गुणात्मक होता है। कैसे, किस उद्देश्य के लिए कितना ऋण दिया जाए उसकी मर्यादा निश्चित होती है परिमाणात्मक में, और किस उद्देश्य, किस वस्तु के सामने ऋण देना या ना देना यह निश्चित करना ये गुणात्मक होता है। मतलब आप किस उद्देश्य के लिए लोन ले रहे हो ये नक्की करता है, और कितना देना है ये तब नक्की होता है। आप किस वस्तु के सामने ऋण ले रहे हो, वो देना है कि नहीं देना है, कितना देना है, ये गुणात्मक मापबंदी नक्की करता है। विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ के, इस टॉपिक के लास्ट पॉइंट हम देखने जा रहे हैं भेदभाव युक्त ब्याज की दर। अलग अलग प्रकार के ऋण के लिए अलग अलग ब्याज की दर रखने की पद्धति आरबीआई सूचित करती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, अगर किसान हो, उद्योगपति हो, व्यवसाय धंधा करना चाहता हो, होम लोन लेना हो, कार लोन लेना हो, पर्सनल लोन लेना हो, तो ये जो अलग अलग प्रकार के ऋण हैं अलग अलग ब्याज की दर रखी जाती है। कौन रखेगा इसे, आरबीआई। तो जिसे भेदभाव युक्त ब्याज की दर कहा जाता है। अलग अलग क्षेत्र के लिए, अलग अलग लोगों के लिए ये ब्याज की दर यहाँ पर रखा जाता है। जैसे कि अगर एक किसान है, गरीब किसान कृषि पद्धति के लिए लोन ले तो उसे नीची ब्याज की दर दिया जाएगा। अगर कोई धनी व्यक्ति है, कार या बंगला खरीदना चाहता है, तो उसकी ब्याज की दर क्या होगी, अधिक, ऐसा माना जाता है। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों।